जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये क्षेत्रमिति का लेक्चर नंबर 14 है और इसके पहले 13 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं क्षेत्रमिति के मेंसुरेशन के, जिसमें कि हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रमिति पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस लेक्चर से हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रमिति शुरू करने जा रहे हैं। तो चतुर्भुज का आप कह सकते हैं कि ये पहला लेक्चर है। और देखो, चतुर्भुज होता क्या है, यहाँ से शुरू करके एकदम एडवांस लेवल तक हर चीज़ हम लोग सीखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो काफ़ी ध्यान से समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा गारंटी है कि कुछ भी नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में आने वाला जो भी है, हर चीज़ हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। देखो, चतुर्भुज सिंपल क्या होता है कि चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है। तो मतलब कि चार भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र कैसा भी हो सकता है। जैसे मान लो एक भुजा ऐसे खींच दिया, दूसरा ऐसे खींच दिया, तीसरा ऐसे खींच लो और चौथा ऐसा खींच लो। ये जो चतुर्भुज खींचा गया, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है कि कौन किसके समानांतर है या कोई कोण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, रैंडम ये चतुर्भुज है। ठीक है। तो इसको विषम कोण चतुर्भुज कहो या विषम बाहु चतुर्भुज कहो। अच्छा, अब आप वीडियो को पॉज करके ये 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि कितने तरह का चतुर्भुज आज तक आप लोग देख चुके हैं। ठीक है। 2, 4, 5, सोचिए कितने तरह के चतुर्भुज हो सकते हैं। और अगर सोच लिया हो तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितने तरह के चतुर्भुज होते हैं। देखिए, ये एक डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया मैंने। ठीक है। चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं, ध्यान से देखो। चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं, तो भाई चतुर्भुज के प्रकार कई सारे होते हैं। ठीक है। और मेनली हम उसको कैटेगराइज करते हैं तीन तरह से। एक समानांतर चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज, और डिफरेंट टाइप के जो भी होते हैं वो अलग। तो समानांतर चतुर्भुज को पहले क्यों लिया, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का ही टाइप है ये आयत भी और सम चतुर्भुज भी। ठीक है। रोम्बस, आयत हो गया रेक्टेंगल, सम चतुर्भुज क्या हो गया, रोम्बस। ये दोनों के दोनों समानांतर चतुर्भुज के टाइप हैं। और वर्ग जो है वो आयत का एक स्पेशल केस के तौर पे हम लोग पढ़ेंगे। जब तक क्षेत्रमिति में चतुर्भुज की क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तब तक हम लोग वर्ग को क्या मानेंगे कि वो एक स्पेशल टाइप का आयत है। कैसे है वो सब कुछ आएगा। और वर्ग को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो एक स्पेशल टाइप का सम चतुर्भुज है। क्यों होता है ये सब कुछ आने वाला है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। और समलंब चतुर्भुज जो है, समलंब चतुर्भुज एक नाम आप लोगों ने देखा होगा। समलंब चतुर्भुज दो तरह के होते हैं, समद्विबाहु समलंब, समकोणिक समलंब। ठीक है। थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को सब। जैसे समलंब चतुर्भुज के बारे में आप लोग जानते हैं क्या, कि एक जोड़ी भुजा समानांतर होती है। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये जो समद्विबाहु समलंब होगा, इसमें ये जो असमानांतर भुजा है, जो दो असमानांतर भुजा है वो आपस में बराबर होती है। ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती है, तो समद्विबाहु समलंब हो जाता है। और समकोणिक समलंब में क्या होता है, तो भाई एक जो असमान भुजा है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है दोनों रेखाओं पर। ठीक है। तो इसको हम लोग समकोणिक समलंब कह देते हैं। विषम बाहु चतुर्भुज क्या है, अभी शुरू में हम लोग देख चुके हैं कि जिसके चारों भुजा अलग अलग लंबाई के हों। पतंग को काइट कहते हैं हम लोग, और काइट पे कई बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में। लेकिन जब आ जाता है तो लड़के इसको छोड़ देते हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं कभी। ठीक है। तो काइट का प्रॉपर्टी ये होता है कि ये दो संलग्न भुजा बराबर लंबाई के होते हैं, फिर बाकी दोनों संलग्न भुजा आपस में बराबर लंबाई के होते हैं। विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। अवतल चतुर्भुज, इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और कई बार पूछा हुआ है, सब कुछ आप लोग को मिलेगा। ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अभी। सबसे पहले तो हम लोग शुरू करेंगे क्या, आयत। ठीक है। आयत पढ़ेंगे, उसके बाद वर्ग पढ़ेंगे और फिर समानांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो आयत से शुरू करते हैं। आयत क्या होता है ध्यान से समझना। हो सकता है आप लोग को पता हो, लेकिन बहुत कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिलेगा इस वीडियो में, इस बात को मानते हुए चलिए। ठीक है। देखो, आयत के गुण के बारे में बताया जा रहा है कि आयत का क्या गुण है भाई। तो पहला गुण तो क्या कहा जा रहा है कि विपरीत भुजा बराबर और समानांतर होती है। तो कैसे होती है इस बात को प्रैक्टिकली देख लिया जाए। एक आयत हम लोग ड्रॉ कर लें। ठीक है। एक आयत बनाओ, ये एक आयत है। ठीक है। सिंपली आयत का ऐसा पिक्चर बनाते हैं हम लोग।
तो इसमें कहा जा रहा है कि विपरीत भुजा क्या होगी, बराबर भी होगी और समानांतर भी होगी। इसका अगर हम लोग नाम दे दें, ठीक है, ध्यान से समझते जाना, बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो यही सब छोटी छोटी बातें वहां पर काम आती है। तो विपरीत भुजा कौन हो गया, एडी और बीसी, ये आपस में बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पर बहुत कुछ ज्योमेट्री का भी क्लियर होगा आप लोगों को कि ए बी बराबर डी सी, ठीक है, ए बी कौन है, ये है ए बी और ये है डी सी। तो ए बी और डी सी विपरीत भुजा है, आपस में बराबर होगी, साथ ही साथ समानांतर भी होगी, मतलब ए बी पैरेलल डी सी। एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या, बाकी दोनों भुजाएं, मतलब ए डी बराबर होगा बी सी के और ए डी पैरेलल भी होगा बी सी के, ठीक है। ये आयत है, ठीक है, और आयत का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा क्या, चारों कोण बराबर होते हैं। तो चारों कोण बराबर तो होंगे, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, चारों कोण बराबर होंगे। और भाई अगर चारों कोण बराबर होंगे तो वो 90 डिग्री के होंगे, ये कहना जरूरी नहीं है, वो 90 डिग्री होगा ही। क्यों, क्योंकि मान लो कि ये चारों कोण बराबर है, पता नहीं कितने डिग्री का है, तो अगर मान लो चारों x डिग्री का हुआ तो इन चारों x का जोड़ 4x बराबर 360 डिग्री होना चाहिए। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो अगर 4 से 360 काटोगे तो x का मान तो 90 ही निकल के आएगा, मतलब ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो चारों कोण अगर आपस में बराबर होते हैं तो सभी का मान 90 डिग्री होना जरूरी है, जबरदस्ती है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जबरदस्ती है कि भैया चारों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी, चारों बराबर होंगे और कितने होंगे, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो आए बात समझ में। इसके अलावा क्या है, विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तो इस चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, विकर्ण ड्रॉ कीजिए, ठीक है। चलो विकर्ण बना ले इसको थोड़ा साफ सुथरा करके, ठीक है। बाकी लो मिट ही गया तो फिर नया बना लिया जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक आयत है और इसमें बनाना है हम लोगों को विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण बना लिया जाए। ये एक पहला विकर्ण है और उसके बाद फिर ये दूसरा विकर्ण। इन दोनों विकर्णों की लंबाइयां आपस में बराबर होंगी, ठीक है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं क्या कि ए बी सी और डी अगर ये है तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि ए सी बराबर बी डी होगा। साथ ही साथ ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि अगर ये ओ पर काट रहा होगा तो ओ ए ओ सी बराबर होगा और ओ बी और ओ डी बराबर होगा और साथ ही साथ ये चारों भी बराबर होंगे क्योंकि इनका अपना लंबाई तो बराबर है, ए सी बी डी दोनों बराबर है। तो भाई इसको जब आधा आधा कर दोगे तो आधा आधा हिस्सा जो आएगा वो भी तो आपस में बराबर होगा। मतलब अगर ए सी बराबर बी डी है, इसका मतलब ए सी बटा 2 बराबर बी डी बटा 2 भी तो होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो ए सी का आधा ओ ए भी है, ए सी का आधा ओ सी भी है और बी डी का आधा ओ बी भी है और बी डी का आधा ओ डी भी है। ये चारों आपस में बराबर होंगे, चारों छोटे छोटे हिस्से जो है विकर्ण के वो आपस में बराबर होंगे। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये आयत का ज्योमेट्री है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाकी मेंसुरेशन में तो यूज होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो आयत का विकर्ण परिमाप और क्षेत्रफल, जैसे अगर मान लो कि एक आयत है आपके पास, ठीक है, ये एक आयत है, तो इसका विकर्ण का लंबाई कैसे निकालेंगे, परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये सब कुछ अभी हम लोग देखते हैं। तो देखो आयत में हिंदी में आप लोग कहते हैं इसको लंबाई, ठीक है, और इसको कहते हैं चौड़ाई। तो हम लोग हिंदी वाला लंबाई और चौड़ाई नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको एल लिखेंगे और इसको ब्रेथ बी लिखेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा समय कम लिखे। लंबाई लिखने से
आसानी से ये एल लिखा जाता है, चौड़ाई लिखने से बी लिखा जाता है, बस इसलिए कि एग्जाम में कुछ सेकंड हम लोग को फायदा हो जाए। आ रहा है बात समझ में? तो जहाँ जहाँ ये छोटे छोटे चीज़ें हैं वो भी आप लोग को हम बताते रहेंगे कि कहाँ पे अंग्रेजी वाले टर्म यूज़ करने हैं, ठीक है। तो देखो ये एल और बी हो गया। अब इसका अगर विकर्ण का लंबाई जानना है तो भाई यहाँ पर आपको करना होगा, एक विकर्ण ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर यहाँ से विकर्ण बना लो, ठीक है। एल भी हो गया। अब ये विकर्ण जो भी रहा होगा इसका लंबाई, इसका नाम हम लोग दे सकते हैं क्या? इसका नाम है ए, बी, सी और डी। तो विकर्ण जो है उसका नाम अगर हम लोग AC कहें तो इस AC का मान रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होना चाहिए या एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए, जो भी आप लोग कर दे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी को भी पहले जोड़ दो, लेकिन चलो किताबी भाषा में ही लिख देते हैं कि AC का मान क्या होगा भाई? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्योंकि कई लड़का बोल सकता है नहीं सर बुक में तो हमको बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नहीं दिखा था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। तो जिस तरीके से मन मानता हो भाई वैसे मान लो, कोई दिक्कत का बात है नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये ABC एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें कि लंब का काम ये वृत्त कर रहा है और आधार का काम ये L कर रहा है। तो कर्ण सिंपली निकालना है। और आप लोग को ये भी पता है कि कर्ण निकालने के लिए अधिकतर बार हम लोग ये फॉर्मूला भी नहीं लगाते हैं, जुगाड़ कर करके किसी भी तरीके से बहुत आसानी से हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं, चाहे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाना हो चाहे कोई और तरीका लगाना हो, ठीक है। जो कब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो सब आप लोग को बताते रहेंगे। देखो आयत का परिमाप, देखो परिमाप किसी चीज का क्या होता है? पूरा घेराबंदी, ठीक है। तो घेराबंदी अगर करना है किसी को तो भाई ए पर खूंटा गाड़ के और रस्सी खींचना शुरू कर दे, ए से बी पर जाए, ठीक है, बी से सी पर आए, सी से डी पर आए और डी से फिर वापस ए पर आए, तो पूरा घिर जाएगा ये। तो अगर इसका पूरा घेराबंदी करना है तो आपको क्या इसमें करना होगा? तो ये बी और बी दो बार ये लंबाई जोड़ना होगा, मतलब क्या हो जाएगा 2b, और ये इधर का l और ऊपर का l, ये लंबाई भी दो बार जुटेगा, मतलब क्या हो जाएगा 2l। तो इसका मतलब परिमाप पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर का मतलब क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ये हो गया परिमाप। अब आयत का क्षेत्रफल अगर निकालना है, देखो क्षेत्रफल किसी चीज का क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है, क्षेत्रफल का ये मतलब है कि वो कितना एरिया ले रहा है। अगर उसमें कलर भरना चाहते हो तो कितना कलर भरेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई अगर हमको इसमें कलर भरना है, इसके अंदर कलर भरना है, तो ये पूरा का पूरा एरिया कलर होगा। मतलब यहाँ से ऐसे करके आप इसको रंगना शुरू कर दीजिए और रंगते 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 कहाँ तक पहुँचना है? इस पूरे L लंबाई तक पहुँचना है। इस B लेंथ को पूरे L लंबाई तक रंगना है और पूरा बढ़िया से रंगना है, कहीं भी खाली जगह नहीं बचना चाहिए। तब क्या होगा? ये हम लोग को मिल जाएगा क्षेत्रफल। मतलब इस B लेंथ को कहाँ तक ले गए हम लोग? L तक ले गए। 2 ले जाते तो B गुना 2 करते, 3 ले जाते तो B गुना 3 करते, यहाँ B गुना L हम लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? B इंटू एल, ठीक है। एरिया का मतलब क्या हो गया? B इंटू एल, मतलब कि चौड़ाई गुना लंबाई या लंबाई गुना चौड़ाई, आप जो भी कहें। देखो ये बात कभी गलती से भी मत करना कि सर चौड़ाई गुना लंबाई कैसे, लंबाई गुना चौड़ाई होना चाहिए, सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। इतना तो पता होना चाहिए कि गुना का जो क्रम विनिमय नियम है, कैसे a इंटू बी बराबर b इंटू ए होता है, ठीक है। तो इन सब बेकार के बहसों में नहीं पड़ना है, ठीक है। क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को बहुत मन लगा के सीखना है। अब देखो आयत के भीतर अगर वृत्त है तब क्या करेंगे? ध्यान से देखना, आयत के भीतर अगर वृत्त हो तो क्या करना है? जैसे ये आयत है और आयत के भीतर हम लोग को खींचना है एक वृत्त, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर यहाँ से यहाँ इसको अगर मिलाएं, इस वृत्त का व्यास खींचे, तो हम लोग देख रहे हैं कि भाई वो क्या हो रहा है? वो इस चौड़ाई के समानांतर हो रहा है,
इस चौड़ाई के समानांतर हो रहा है। मतलब ये बी है और ये इसका डायमीटर डी है, मतलब कि यहाँ पर वृत्त का व्यास जो है, वृत्त का व्यास डायमीटर डी वो चौड़ाई के बराबर हो रहा है। व्यास जो है वो किसके बराबर हो रहा है भाई? चौड़ाई के बराबर। तो व्यास हम लोग जानते हैं क्या होता है, त्रिज्या का दुगना 2r। ये किसके बराबर हो गया? चौड़ाई के बराबर। तो यहाँ से त्रिज्या क्या निकलेगा? b/2 करने पर निकलेगा। तो ये एक रिलेशन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब कि त्रिज्या का मान क्या हो गया? त्रिज्या का मान हो गया, त्रिज्या का मान हो गया चौड़ाई बटा में 2। त्रिज्या का मान हो गया चौड़ाई बटा में 2। अब जो आपसे पूछे वो कर दो, ठीक है। अगर बोले कि वृत्त का व्यास निकालो तो त्रिज्या पता है, इस चौड़ाई बटा 2 करके उसका हम लोग क्षेत्रफल, परिमिति जो भी निकालने का है, त्रिज्यखंड ये वो अकड़म बगड़म सब कुछ आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। आयत के भीतर अगर वृत्त होगा तब आपको क्या करना है। अब इससे हम 2-4 फॉर्मूला ड्राइव करके आप लोग को दिखा दें अगर, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई अगर कहे कि देखो बच्चों क्षेत्रफल निकालना है वृत्त का, तो वो होता है πr², मतलब कि पाई इंटू चौड़ाई कितना है b/2 का होल स्क्वायर, मतलब कि कितना हो गया b²/4, मतलब 1/4 पाई b²। ये हो गया एरिया किसका? अंदर वाले वृत्त का, ठीक है, जब लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ हो किसी आयत का। तो आपके लिए तो ये नया फॉर्मूला हो गया, लेकिन भाई मेरे ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। क्यों इसको याद रखने में अपना दिमाग खराब करना है? कॉन्सेप्ट समझो कि त्रिज्या क्या है, चौड़ाई का आधा हो जाता है, और जब त्रिज्या पता हो तो फिर πr² लगाओ, खत्म हो गया बात, ठीक है। तो हर टाइप के अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है। जहां जरूरत पड़ेगा, लगेगा कि ये फॉर्मूला आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम खुद आपको बता देंगे कि आपको ये याद रखना चाहिए। बाकी इस तरह के 1000 फॉर्मूले आप खुद तैयार कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो, ठीक है। तो ये हुआ आयत के भीतर वृत्त। अब वृत्त के भीतर आयत करके देखते हैं क्या होता है। देखो ये वृत्त के भीतर आयत है, तो भाई यहाँ भी हम लोग व्यास खींच सकते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, इस आयत का विकर्ण खींचा, और वो वृत्त का व्यास होगा। क्यों होगा ये समझने की बात है। जैसे देखो मान लो कि यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है। ये आयत का ABCD नाम हो गया, ये विकर्ण है, ठीक है। ये क्या है? विकर्ण है, ठीक है। AC विकर्ण है, AC यहाँ पर विकर्ण है। आप इसको लिख सकते हैं AC, और ये AC किसके बराबर होगा भाई? तो ये वृत्त के व्यास के बराबर होगा। AC क्या होगा? वृत्त के व्यास के बराबर होगा। क्यों होगा इस बात को समझिए कि ये जो एंगल B है ये कितना है? 90 डिग्री। अब कोई बोलेगा कि सर कैसे 90 डिग्री है? तो अभी अभी हम लोग पढ़े कि आयत के सभी कोण 90 होते हैं, तो ये भी 90 होगा। और ये जो कोण B है वो वृत्त की परिधि पर बन रहा है, मतलब वृत्त के ऊपर ही ये 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लोगों को ये पता है कि अगर वृत्त की परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो व्यास, वो जो जीवा होती है जो वृत्त के परिधि पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो जीवा व्यास के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त का ही कोण समकोण होता है। अगर ये अर्धवृत्त न हो, ये AC जो है वो आधा आधा में बांटने वाला लाइन न हो, तो फिर यहाँ 90 डिग्री बनेगा ही नहीं। आ रहा है बात समझ में? अगर ये AC व्यास नहीं हुआ तो यहाँ वृत्त पर 90 डिग्री नहीं बन पाएगा, या तो 90 से ज़्यादा बनेगा या 90 से कम बनेगा। तो अगर परिधि पर 90 डिग्री बनता हुआ आपको कहीं भी दिखे तो आप बेधड़क कह सकते हैं कि उस त्रिभुज का जो कर्ण है वो उस वृत्त के व्यास का काम करेगा। ये समकोण त्रिभुज बताते समय भी आप लोग को बताया गया, ठीक है। तो अगर वो वीडियो देखा हो तो आप लोग को पता होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो ये वृत्त का व्यास है वो इसके किसके बराबर है? विकर्ण के बराबर है। इसका मतलब वृत्त का व्यास का मान √L² प्लस B² के बराबर होना चाहिए। मतलब व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर कितना हो जाएगा? √ लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया वृत्त का व्यास। और अगर D पता है तो D का आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या, मतलब व्यास बटा 2। तो अगर कोई यहाँ से त्रिज्या निकालना चाहेगा तो उसको 1/2 √L² प्लस B² करना पड़ेगा,
है ना, ऐसा करना पड़ेगा। और जब आपको त्रिज्या मिल जाएगा तब उस वृत्त के बारे में आप जो निकालिए, ठीक है, उसका क्षेत्रफल, परिमिति, जो भी आपको निकालने का मन हो आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें कॉन्सेप्ट यही आपको समझना है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं एसएससी, रेलवे, ये सब के एग्जाम में, टेट में, वो सब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो लेक्चर्स आपके छूटे हुए हैं उसको भी ज़रूर देख लीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।